को शुरू करते हुए, वैसे आप किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, फिर भी एक छोटे से इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपका स्वागत करता हूँ इस कॉन्फ्रेंस सेशन में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के इस वक्त में युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनकर उभरने वाली, विश्व के परचम पर अपनी छाप छोड़ने वाली और विश्व के मानचित्र पर खेल के माध्यम से भारत का नाम रोशन करने वाली आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिन्हें सीमा तोमर के नाम से जाना जाता है। खेल के क्षेत्र में अपनी एक ऐसी भूमिका निभाते हुए भारत को विश्व गुरु बनने की एक प्रेरणा देने वाली सीमा तोमर आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। यदि मैं इनके सफलताओं के बारे में बात करूं तो शायद मुझे लगता है कि आज का पूरा दिन निकल जाएगा और मैं इनके द्वारा हासिल किए गए उन पुरस्कारों को पढ़ नहीं पाऊंगा। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैम सिल्वर मेडल है शॉटगन में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2010 में, और ये इकलौती वुमेन है जो भारत से निकलकर विश्व के मानचित्र पर इतनी बड़ी छाप छोड़ पाई। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका आज के इस कॉन्फ्रेंस सेशन में। और हम इस सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये आपकी जिंदगी रही है कि किस प्रकार आप एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से निकली और आज विश्व के लिए एक इतनी बड़ी प्रेरणा बनकर उभर रही है, जहां आज भारत का हर एक नौजवान, हर एक लड़की ये सोचती है कि आने वाले वक्त में वो आपकी तरह बनेगी। तो कैसे ये सफर शुरू हुआ और कैसे आप इस मुकाम तक पहुंची? जी, अगर मैं बताऊं तो मतलब स्पोर्ट से लगाव तो बचपन से ही रहा है, लेकिन क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती थी तो कठिनाइयां ये थी कि हम लोगों को सुविधाओं के नाम पे तो बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं ना जीरो, तो सुविधाएं तो हमारे पास नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव में क्या होता है कि लड़कों को जितनी ओपन फ्रीडम मिलती है इतनी लड़कियों को नहीं मिल पाती। तो वो चीज मेरे सामने भी थी और उसमें जो सहयोग दिया है, मैं तो कहूंगी मेरी जो माता जी है शूटर दादी प्रकाशी तोमर, जिनके अभी हमारी हाल ही में बायोपिक भी बनी थी, सांड की आंख जो बनी थी और जिसमें भूमिका निभाई थी तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर ने। तो मतलब मेरी माता जी ने मतलब उसमें इतना सहयोग दिया। मैं कहूंगी कि उस टाइम की वो लेडी मतलब 60 साल के बाद की उनकी जो सोच विचार थे इतने थे कि उन्होंने बदलाव किया। उन्हें लगा कि अगर मैं जिस उसमें हूँ, यानी कि मैंने जो अपनी जीवन काटा है, वो चाहती थी कि उनकी बेटी ऐसे नहीं काटे। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि इसको इंटरेस्ट है तो कैसे भी करके घर वालों से, चाहे छुप के कराना हो चाहे कैसे भी कराना हो, इसको मतलब गेम में मुझे इसका एडमिशन कराना है। तो उन्होंने मतलब इस चीज में मुझे सहयोग दिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो माता जी हैं उन्होंने आपको बहुत ज्यादा जो है सपोर्ट किया इस खेल के फील्ड में ताकि आप आगे बढ़ सके। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कैसे उन्होंने ये सोचा कि वो स्पोर्ट्स की फील्ड में उतरेंगी तो आपको मदद मिलेगी? जी, मैं तो ये कहती हूँ, जो कहते हैं ना कि उम्र आगे नहीं आती। अगर आप मतलब आप किसी भी उम्र में जो भी काम करना चाहे वो ठान लेकर आप, तो कोई भी आपके सामने अड़चने नहीं आएगी। तो वही चीज उनके साथ भी आई है और मतलब उन्हीं का वो जज्बा था कि मतलब उन्होंने सोचा कि मैं उठती हूँ, मतलब मैं लेके चलती हूँ, खाली अपनी बेटी को नहीं, इवन सारे गांव की बेटियों को, आसपास की। तो मतलब उनका उस टाइम पे वो सोच मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्रेरणा है सबके लिए और मेरे लिए भी। तो वो एक बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि अगर मेरी माताजी इतना कर रही है तो मुझे तो कुछ थोड़ा बहुत कर ही लेना चाहिए। जी जी बिल्कुल। मैम, जैसे कि आप बता रही हैं कि आपके परिवार का माहौल ऐसा नहीं था कि आप एकदम से जो है स्पोर्ट्स फील्ड में उतर सके। मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपके गांव परिवार में किस तरीके से मेल डोमिनेंस था, किस प्रकार से जो मेल लोग थे वो आपको इस फील्ड में उतरने के लिए मना कर रहे थे, या कैसा संघर्ष रहा है? क्योंकि आज समय बदल गया है लेकिन फिर भी वो जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं आज भी चल रही हैं, जहां महिलाओं को आज भी घर में रहकर खाना बनाने की या फिर शादी कर लेने की हिदायत दी जाती है। वहां कैसे आपने इस मेल डोमिनेंस का सामना किया? कैसे आपकी माता जी ने इस मेल डोमिनेंस का सामना किया? जी, वैसे तो ये काफी कठिन था क्योंकि चीजें बाहर से नहीं, चीजें घर से भी शुरू होती है। क्योंकि उनके लिए और हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क तो पहले घर से ही था, क्योंकि घर में कुछ लोग ऐसे थे जो ठीक है एग्री थे कि अब चलो ये क्या कर रही है, खेल रही है, मतलब थोड़ा, क्योंकि जो बड़े भाई थे वो थोड़ा खर्च भी दे रहे थे कि
ठीक है मम्मी, मतलब सबके लिए ये तो बहुत बहुत अजीब बात है कि मतलब मम्मी जो 65 साल की होगी वो खुद खेलना चाह रही थी, तो उनके लिए कोई पैसा मतलब 60-65 साल पे कोई खेल पे पैसा लगाए वो एक बहुत बड़ी बात थी। तो जो मतलब अगर मैं बात करूँ, एक बड़े भाई थे, मतलब जो रामवीर सिंह है बड़े भाई, उन्होंने पैसा लगाया, मम्मी को भी खिलाया और मुझे भी। लेकिन जी जी परिवार में, आपके परिवार में बहुत तरह के लोग होते हैं जो आपके साथ चलेंगे, और जो कुछ ऐसे होते हैं जो आपके साथ बिल्कुल नहीं चलते या तरह होती है सामने। तो वो चीजें सामने आई है, तो पहले परिवार में था क्योंकि कठिनाई परिवार से शुरू हुई थी। पहले परिवार को हैंडल करना था और फिर बाहर। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क था उनके लिए। जैसे भी उन्होंने थोड़ा सा घर में किया, छुप के किया, घर से भी शुरुआत छुप के ही हुई है, ओपन हम नहीं कर पाई, मेरी मम्मी भी नहीं कर पाई। तो ऐसे ही फिर बाहर की तरफ भी हमने किया, हमने बिल्कुल ओपन कुछ नहीं किया कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। ऐसे ही कंपटीशन खेलते रहे और जीतते रहे। तो धीरे धीरे इसमें टाइम बहुत लगा है, बट हाँ चेंज हुआ है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप जानती हैं और हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी फेमस बॉलीवुड मूवी बनी आपके ऊपर और आपकी माता जी के ऊपर, सांड की आंख, जहां आपने बताया कि तापसी पन्नू ने जो है उसका किरदार निभाया। तो आपको कैसा लगा कि आपकी जीवन का और आपके माता जी के जीवन का जो संघर्ष था वो आज इस मुकाम तक पहुंच गया कि उसे आज पूरी दुनिया देख रही है, और बहुत समय तक वो मूवी ब्लॉकबस्टर रही, बहुत समय तक सिनेमा में चलती रही और आज भी लोग उससे प्रेरणा ले रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है कि आपका संघर्ष काम आया इसमें? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगी कि इन्होंने जो 65 साल में जो शुरू किया उसका फल उन्हें अभी मिला है। और ये हर किसी के साथ होता है, कभी ना कभी आपको कुछ करने के लिए कुछ कठिन जो कदम है वो उठाने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मूवी से बहुत बदलाव आया है। और मैं तो बोलूंगी गांव में नहीं, हमारे क्षेत्र में नहीं, अब तो पूरे देश में बदलाव आया है। सोच लोगों की बदली है कि एक तो महिला है वो भी गांव से, और वो भी एज वाइज इस तरीके से इस तरह की चीजें ठान के बेटियों को जो बाहर निकाल रही है। क्योंकि उससे बदलाव ये भी है कि बेटियों को जो है, खाली ये नहीं हो रहा है कि बेटियों की शादी कर दो बस भेज दो। अब चेंज यहाँ आया है कि बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ और खिलाओ, मतलब वो वाला चेंज है कि बेटियों को आप अपने पैरों पे खड़ा करो ताकि वो जॉब कर पाए। अब हमारे यहाँ पे इतना चेंज है कि बहुत सारी बेटियां आई है खेल की तरफ से, पढ़ाई की वजह से, जो अपने पैरों पे खड़ी है, जिन लोगों को जॉब मिले हैं। तो काफी बड़ा बदलाव है, और मूवी के बाद तो और भी ज्यादा बदलाव आया है। और भी ज्यादा बदलाव है, बिल्कुल मैम। मैं भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, कानपुर का रहने वाला हूँ। तो मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से परिवारों की जो परंपराएं चली आ रही हैं, जिस प्रकार से मानसिकता चली आ रही है, वो आज के समय पे बदल रही है, पर फिर भी अभी भी सोसाइटी में है, समाज में है। तो उससे लड़ने के लिए आप जैसे लोग ही हैं जो प्रेरणा दे रहे हैं, जो आज लोगों को बता रहे हैं कि नहीं, आप भी घर से बाहर निकलकर वो कर सकते हो जो केवल लड़के नहीं कर सकते, उनसे बेहतर भी कर सकते हो। तो ये तो आपके जीवन के वो संघर्ष की कहानी थी जो हमने आपसे जानी। अब मैं आपसे थोड़ा सा खेल जगत के बारे में पूछना चाहूंगा कि किस प्रकार आप खेल जगत में अपना नाम बना पाई और किस प्रकार आपकी जर्नी रही आपके घर से निकलने के बाद खेल जगत में, किस प्रकार से आपने फेडरेशन में अपना नाम बनाया, किस प्रकार से आपने जो है आगे बढ़ी इस खेल के क्षेत्र में, कुछ इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं शूटिंग की बात करूँ, क्योंकि शूटिंग मेरा खेल है, और शूटिंग में भी शॉर्ट गन इवेंट यानी कि ट्रैप इवेंट, जो कि सबसे महंगा इवेंट है। और वो मैंने, क्योंकि मेरा शौक था उसी इवेंट को खेलने का। तो एक तो गांव की लड़की और एक ऊपर से इतनी सुविधाएं नहीं, और वो खेल रही है शॉर्ट गन ट्रैप इवेंट। तो ये एक बड़ा वो था मेरा। बट मुझे लगता है कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी चीज में हो तो आपके सामने फिर सुविधाओं का कुछ ज्यादा सीन नहीं आता। मतलब आपको एक विल पावर होती है जो आपको खींचती जाती है आपको सफलता की तरफ। तो वही एक चीज आई। तो मैंने कभी भी ऐसे नहीं माना कि मैं गांव से हूँ या मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं है। मुझे लगा सबसे मेन पॉइंट कि मुझे एक मौका मिला है कि मैं खेलूं। सबसे बड़ी बात है कि मैं नेशनल खेलूं। मेरा टारगेट नेशनल नहीं है, मेरा टारगेट इंटरनेशनल में मेडल जीतने का था, जो कि काफी टाइम से हमारे पास नहीं था। तो मुझे ये लगा कि अगर आपको मौका मिला है, आपको एटलीस्ट मौका तो मिला है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी जिनको तो किसी भी चीज का मौका नहीं मिलता। तो मैंने वो एक पॉजिटिव अपनी तरफ रखी एनर्जी। तो और मैंने उसी को हमेशा यूज किया है। कभी भी अगर मेरे सामने कोई परेशानी आई है तो मैंने उसी को यूज किया है। तो जब कंपटीशन आया तो उसका यही एक मुझे फायदा मिला कि मैं उससे घबराई नहीं, जबकि मैं उससे लड़ी हूँ। जी जी जी। अच्छा मैम, एक सवाल आपसे हर वक्त पूछा जाता है, मैं भी पूछना चाहूंगा कि आपने राइफल शूटिंग से शिफ्ट क्यों किया शॉटगन पे?
ओके। क्योंकि राइफल शूटिंग में क्या है कि उसमें एक इस तरह का ड्रेस पहना जाता है 10 मीटर एयर राइफल में कि आप उसमें मूव भी नहीं कर सकते थोड़ा बहुत भी। और अगर आप राइफल पिस्टल को देखो तो बहुत ही साइलेंट सा गेम है, तो एक इंटरेस्ट की बात है। जब मैंने पहली बार, जबकि मेरा राइफल बहुत अच्छा चल रहा था, मैं कोर ग्रुप में थी, मैं 391 आउट ऑफ 400 का मेरा स्कोर जा रहा था विदाउट किसी सुविधा के। लेकिन मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्रैप इवेंट देखा कि कोई बंदूक है, बड़ी भूम सी की आवाज आती है और कोई हवा में टारगेट उड़ता है, उस हवा में टारगेट उड़ते हुए यानी कि क्ले बर्ड्स को उड़ते हुए आप मारते हो, तो मुझे लगा कि ये मेरा एक्चुअली गेम है। मतलब ये मैं यहाँ पे भी ये भी बताना चाहूंगी, बहुत लोग होते हैं उन लोगों को अपनी डेस्टिनी मतलब पता नहीं रहते कि एक्चुअली करना क्या है, लेकिन जो आपका मेन होगा वो आप पावर आपको आपकी तरफ खींचेगी और आपको शायद वो मौका ले लेना चाहिए कि आपको आपकी सही जगह एक्चुअली यही है। तो यही चेंज हुआ और मैंने उसी को वहीं पे चेंज किया कि बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज में है तो वो आपके अंदर पावर बढ़ा देता है उस चीज को अच्छा करने के लिए। तो इसी वजह से फिर मैंने उसको चेंज किया। जी मैम। मैम अपना एक्सपीरियंस बताइए कि जब आप इंटरनेशनल इवेंट खेल रही थी, जब आप विदेशी प्लेयर्स के साथ खेल रही थी, अभी तक आपने घर में खेला था, आपने इंडिया में खेला था, जब आप बाहर जाके खेली तो आपको वहां का कल्चर कैसा लगा? कैसा लगा कि एक भारतीय बाहर जाके जब खेलता है तो क्या महसूस करता है? पहले तो बहुत ही ऐसा लगता है कि यार सुविधाओं की ना बहुत कमी है। एकदम से जब मैं शुरुआत में ही तो मैंने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को देखा, उनका पूरा ड्रेसअप देखा, उनका प्रोफेशनल तरीके से हर चीज में ये चीजें देखी, किस तरह से वे स्पोर्ट्स को लेते हैं, किस तरह से उसका प्रैक्टिस करते हैं, वो सब करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है हमारे पास ये है नहीं, मतलब ये डिफरेंसेस आए सामने, लेकिन इग्नोर, क्योंकि शायद हम इस तरह के माहौल में पड़े हैं कि मतलब इतने बड़े हो गए तो हमें उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। डिफरेंसेस थे 100%, बट उसको कभी ऐसे नेगेटिव वे में नहीं लगा कि ठीक है यार वो मतलब उनका अपना लाइफ है, अपना लाइफ है, अपना देश के कुछ, हमारा जो रहन सहन है वो अलग है, उनका अलग है, तो डिफरेंसेस तो है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका टारगेट सही हो। बिल्कुल मैम, आपको नहीं लगता कि जैसे कि भारत एक काफी डेवलप्ड कंट्री बनता जा रहा है और काफी सुविधाएं यहाँ पे आ रही है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा कम ध्यान देते हैं? अगर हम ज्यादा ध्यान दें तो शायद हम स्पोर्ट्स के इस फील्ड में और आगे जा सकें। कहीं ना कहीं ये है, बिकॉज अगर मैं ये चीज होती है शुरू फैमिली से, बिकॉज बहुत सारे लोग पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ज्यादातर बोलते हैं बच्चों को बस पढ़ो 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 पढ़ो, वो वाला सीन रहता है। बट अगर उनका वो इंटरेस्ट जान ले कि आपका इंटरेस्ट, ये नहीं मैं कहती कि बिल्कुल नहीं पढ़ो, बट हाँ पढ़ो, बट आपको अगर बच्चे का इंटरेस्ट पता है, वो पढ़ाई में हो या स्पोर्ट्स हो, मतलब निकले बच्चा उसमें बेसिकली उसका इंटरेस्ट है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। जी जी। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन मैं अभी देख रहा था, बहुत ज्यादा सामने आता है कि आपने बोला है कि आपकी जो सिल्वर मेडल जो वर्ल्ड कप में आपने जीता था उसका थोड़ा सा श्रेय शाहरुख खान को भी जाता है, तो जरा उस बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, एक्चुअली 100% जाता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, बहुत सारी चीजें होती है, आप चाहे मूवी देखो या बहुत ही या कुछ भी आप चीजें देखो आपकी लाइफ में, या कोई आपको कोई बड़ा या कोई छोटा आपको कोई चीज कहे, बट उसका आप यूज कहाँ करते हो वो एक मायने रखती है। क्योंकि मैंने उससे पहले, मेरे वर्ल्ड कप से पहले मैंने चक दे इंडिया देखी थी, और चक दे इंडिया पूरा देखने के बाद मेरे को एक डायलॉग मतलब लाइफ में मैं आज तक नहीं भूलती कि जो वो 70 मिनट है वो आपकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आते। तो मैंने जब मेरा फाइनल चला था, क्योंकि फर्स्ट टाइम फाइनल मैंने खेला वर्ल्ड कप में, लंदन में था और काफी ठंडी थी, और तो जब मैं फर्स्ट टाइम फाइनल में खड़ी हुई तो मेरे पैर कांप रहे थे, क्योंकि हमारे कभी ऐसे टीम ऑफिसर को मतलब कभी ऐसा आइडिया नहीं था कोचिस को कि लड़कियां हमारी फाइनल में जा पाएगी, तो हम लोगों ने कभी प्रैक्टिस भी नहीं की थी, सबसे बड़ी बात। मैं फाइनल में आई और फाइनल में विदाउट प्रैक्टिस जब मैं खड़ी थी, तो 25 टारगेट्स का हम लोगों का फाइनल होता है सिंगल शॉट। तो मेरा फर्स्ट टारगेट भी लॉस्ट था, सेकंड टारगेट भी लॉस्ट था, और थर्ड टारगेट भी लॉस्ट हो गया कंटिन्यूस। तब मेरा एकदम से दिमाग गया शाहरुख खान के उसी डायलॉग पे कि ये 70 मिनट, तो मैंने उसको चेंज कर दिया, सीमा जिंदगी में 30 मिनट्स कभी वापस नहीं आएंगे, आप या तो इसको जीत के खुशी मना लो या फिर आप इस रोना हरदम कि मैंने एक फाइनल में आके मेडल को मिस किया है। जी जी। वैसे तो हम जानते हैं कि आपकी जो माता जी है वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, पर फिर भी इस क्षेत्र में जो कि आपकी शूटिंग का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप किसे अपना सबसे बड़ा आइडल मानती हैं?
जी 101% मेरी माता जी। बिकॉज अगर वो ये कदम नहीं उठाती तो शायद मैं भी आज आपके सामने ये इंटरव्यू नहीं दे पाती। तो उनका बहुत बड़ा श्रेय है कि उस एज में उनकी ये सोच थी। जी जी जी। अच्छा मैम, आपके घर में भी और भी लड़के होंगे, आपके भाई होंगे, फैमिली में और भी लड़के होंगे, तो अब आपको क्या लगता है कि वो लोग भी इसी फील्ड में उतरने की कोशिश करेंगे या कुछ और फील्ड अपना रहे हैं वो लोग? नहीं, अगर मैं बात करूं तो अगर एशिया की बात करूं, मुझे लगता है सबसे बड़ी फैमिली मेरे परिवार से ही है, क्योंकि आज की डेट में इतने शूटर्स है मेरे घर में। जी जी। मेरी जो भतीजी है रूबी तोमर, वो पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर है बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। तो मतलब काफी हमारे उदाहरण है। मैं अभी आर्मी में कार्यरत हूँ, मैं आर्मी में जॉब कर रही हूँ स्पोर्ट्स से ही। तो काफी लोगों को ऐसी जॉब मिली स्पोर्ट्स से। तो मतलब चेंजेस काफी है इस चीज से। और अभी इतने बच्चे हैं कि एक छोटा, मतलब मैं बात करूँ 13 साल की बच्ची भी मेरे यहाँ घर पे नेशनल प्लेयर है। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा मैम। और आप एक संदेश के रूप में क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को जो आज इस फील्ड में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो किस तरीके से अपना करियर इस फील्ड में बिल्ड करें? क्योंकि जैसा कि आपने बताया और हम सब जानते हैं कि किसी नई फील्ड में उतरने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कैसे वो वहां तक पहुंचे, क्या इनिशियल स्टेप्स होंगे जिसको वो फॉलो करके इस फील्ड में एंटर करें? तो आप उन लोगों को क्या क्या संदेश देना चाहेंगी या क्या टिप्स देना चाहेंगी जिससे वो इस फील्ड में आगे ग्रो कर सके? जी, अगर मैं बात करूं, फील्ड कोई भी हो सकता है, क्योंकि बिकॉज हर किसी की चॉइस डिफरेंट होती है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी फील्ड में आ रहे हो तो अपनी नेगेटिव एनर्जी बाहर छोड़ के आए। अगर आपको किसी भी फील्ड में कुछ करना है, आप उसको पॉजिटिव वे में लेके जाएगा। अगर थोड़ा बहुत अप डाउन आते हैं तो उनसे घबराए नहीं। सबसे बड़ी बात, आप सोचे कि ये मुझे और स्ट्रोंग बना रहे हैं, इसका मतलब मेरा जो प्रिपरेशन है वो अभी कम है, इसलिए ये नेगेटिव चीजें हो रही है मेरे साथ। तो आप उससे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी उठाए उस चीज से। तो मुझे लगता है कि आपको सफलता उसमें 100% मिलेगी। बिकॉज सारा खेल सोच विचार का, अगर मैं बताऊं तो जी जी आपको जी। अपने विचार और मोरल को हाई रखना चाहिए और उसके लिए पूरी जान लगानी चाहिए कि आप उसको जो है पूरा कर पाए। जी जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे मुझे लगता है कि आपका पूरा गांव तो अब डरता होगा क्योंकि सबके सब शूटर हैं एक से एक। वैसे आप अपने दादी के बारे में कुछ बताइए कि उनका स्वभाव कैसा है और कैसे उन्होंने एकदम से ऐसी फील्ड चूज कर ली जिससे जो है शायद महिलाएं दूर दूर तक वास्ता नहीं रखती। वैसे हम जानते हैं कि ये आपकी वजह से हुआ, बट फिर भी उनका स्वभाव, और क्योंकि जो हमने उनका कैरेक्टर देखा है टीवी में वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, तो मैं रियलिटी में जानना चाहूंगा कि वो उनका वाकई में स्वभाव कैसा है? जी, मैं बहुत ही एक्चुअल में बात करूं कि मतलब ऐसे है कि मैं बोलूंगी, क्योंकि मैं आजकल मेरी तो माता जी है बट सबकी दादी बन गई है। जी हर जी कोई उनको शूटर दादी बोलता था। शुरुआत में ऐसा भी होता था। वैसे अगर मैं बात करूं, शुरुआत में जब उन्होंने खेलती थी तो उनका जो पहनावा है बिल्कुल ग्रामीण पहनावा है। तो और शूटिंग गेम है थोड़ा रॉयल गेम है ना, लोग जी जीन्स जी पहनते हैं, टी शर्ट टॉप ऐसे थोड़े ड्रेस डालते हैं। तो उनके ऊपर काफी कमेंट्स भी करते थे लोग। और बिकॉज हम बच्चे थे तो हमें बहुत बुरा लगता कि यू ना हमारे पेरेंट्स पे कोई कमेंट कर रहा है, ऐसे ड्रेस पहन के आके खेल रहे हैं। हंसी मजाक करते थे, हंसते थे। बट मुझे मेरी मम्मी का यही सबसे बड़ा एक पॉजिटिव लगा कि उन्होंने उस चीज को कभी भी ऐसे बुरा नहीं माना। उन्होंने बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता हम इन चीज से, हम जो यहाँ काम करने आए यानी कि हम खेलने आए ना, हम खेल के जाएंगे। हमें इनसे फर्क नहीं पड़ता कौन हमारे पहनावे को लेके क्या कर रहा है, हम कैसे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो चीज है। तो उनका मुझे काफी, मैं उनको उनके उनको सैल्यूट करूंगी एक्चुअली कि उन्होंने इन सब चीजों को, मतलब जो लोग आजकल बहुत ही मोरल क्लासेस लेते हैं इन चीजों को समझने के लिए, उनके पास वो समझदारी पहले से ही थी। जी जी। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों के पास जो अनुभव होता है वो किसी के पास नहीं होता, तो जी वही है। और बहुत अच्छा लगता है कि जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमारी प्रेरणा बनते हैं। एक वक्त था कि जब हमारी दादी नानी जो है घर में बैठ के चूल्हा वगैरह संभालती थी, और आज जब हम आपकी दादी, आपकी अम्मा को देखते हैं कि वो बाहर निकल कर आपकी प्रेरणा बनती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस देश की जो अलग अलग कोनों में छोटे छोटे गांव में लोग रह रहे हैं उनके लिए प्रेरणा बनती है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जब आपके और आपकी माता जी के ऊपर ये बायोपिक बनी, तो जो इस बायोपिक में दिखाया गया और जो रियलिटी थी उस पे कितना डिफरेंस था? एग्जैक्टली वही पोर्ट्रे किया गया जो आपकी रियल लाइफ है, या फिर कुछ ऐड किया गया? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं मूवीज में काफी कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कितना सिमिलरिटीज और कितनी डिससिमिलरिटीज?
मैं अगर देखा जाऊँ तो बिकॉज ये बिल्कुल ही रियल स्टोरी है, छोटी मोटी चीजें होती है बिकॉज मूवी है, छोटी मोटी चीजों को आप ऐड वैड कर सकते हो, लेकिन जो स्टोरी है सेम है कि किस तरीके से स्टार्ट किया, और सबसे बड़ी बात है कि मतलब छुपाया काफी लंबे टाइम तक हम लोगों ने सबने मिलके छुपाया है, क्योंकि ये एक टीम गेम था, बिकॉज हम सब लोग इन्वॉल्व थे इसमें, सारी महिलाएं खास तौर से, जेंट्स तो बहुत ही कम इन्वॉल्व थे क्योंकि उनको रखा नहीं गया, क्योंकि पता था कि नहीं तो ये सब बंद हो जाना है। तो टीम वर्क, मुझे लगता है कि टीम वर्क है तो काफी चीजें चेंज हो जाती है अगर आप इस चीज को करें। और रियल यही है कि मतलब स्ट्रगल ये मैं ही नहीं, ये मतलब मेरे मुझे जो जानते हैं इवन स्पोर्ट्स में या बाहर, सब लोगों को पता है कि इनके यहाँ पे मतलब शूटिंग जैसे गेम को स्टार्ट करना ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक टास्क था, वो पूरी फैमिली ने किया, तो सबको मालूम है, इसलिए कोई इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन डालता नहीं कि मूवी में ऐसा, बट छोटी मोटी चीजें होती है, कुछ डायलॉग्स कुछ होते हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें होती है जो थोड़ी ऐड की जाती है मूवी थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, बट रियलिटी तो यह है कि स्ट्रगल बहुत था जो दिखाया गया है। बिल्कुल मैम, और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो चीजें दिखाई गई वो कितनी सत्य थी, और जो आपने स्ट्रगल किया, जो आपकी अम्मा जी ने स्ट्रगल किया, वो वाकई में बहुत ही बेहतरीन चीज है। और अगर हम जैसे लोग इतनी आसानी से ऐसे स्ट्रगल के बारे में सोच भी नहीं सकते, करने की बात तो अलग है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोगों को देखते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसा कि हमने टीवी में, मूवी में भी देखा है और पिक्चर्स में भी देखा है कि आपकी दादी, जो आपकी जो माता जी हैं, वो अपनी वैसे ही पोशाक में शूटिंग करती है। वो ट्रेडिशनल पोशाक जो आप लोग की है उसी पे जो है करती है, जो हमें जर्सी दी जाती है इंडिया द्वारा या स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा, वो नहीं पहनती है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, और क्या ऑब्जेक्शन कोई लगाता है या नहीं लगाता है? मैं इस बारे में जानना चाहूंगा आपसे। जी, एक्चुअली अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले ऐसा कोई मतलब ड्रेस कोड नहीं था शूटिंग के लिए, एंड इंडिया टी शर्ट आपको ये जर्सी जब मिलती है जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, इंडिया से बाहर आउट ऑफ कंट्री, तो उनके, और उस टाइम पे तो उनके पास कोई ऐसा ड्रेस कोड नहीं था कि नेशनल खेलने के लिए आ रहे हो तो आप कोई ड्रेस मतलब अलग से डालो, ऐसा कुछ नहीं था। इवन अभी भी नहीं है, बट अभी कुछ टाइम पहले से जीन्स को कैंसिल किया गया, उसमें जीन्स आपको अलाउ नहीं है उसमें पहनना, और काफी चीजें होती है, बट ऐसा ड्रेस कोड अलग से कुछ नहीं है। बस जीन्स आज के टाइम पे अलाउ नहीं है, बट उस टाइम पे ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं था उनके लिए, और वो खुश थी, लोग मजाक करते, बट उन्हें अपने पहनावे से क्यों नहीं फर्क पड़ता था, क्योंकि वो उस पहने को डेली पहनती थी, वो उनका एक अपना ड्रेस था, तो उससे उनको फर्क नहीं पड़ा इस चीज से कि क्या, तो वो एक चीज थी। बिल्कुल मैम, और पहनावे से कहाँ फर्क पड़ता है जब आपकी जो है प्रतिभा बाहर निकल कर आती है। और मैं तो ये कहूँ कि आज जब उन्हें पहचाना जाता है तो उनकी उसी पोशाक से भी पहचाना जाता है, क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी है। और बहुत अच्छा लगता है जब हम विदेशी जो तरीके हैं उनको छोड़कर जब अपने सभ्यता का पालन करते हुए अपनी ही पोशाक को ट्रेडिशनल गेमों में लेके जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और यही हमारी सभ्यता है और यही इंडियन कल्चर है, जहाँ हम अपने जो बिल्कुल जो गांव और जो हमारे जो है अंदर की जो शैलियां हैं उसको हम साथ लेके चलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके जीवन में फेलियर और जो विनिंग का जो सीन रहा है वो कैसे आपने आउटकम किया है, उसको कैसे, मतलब कि आपने हार और जीत को अपने जीवन में साथ में बैलेंस करते हुए उससे उभर पाई हैं आप? जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई भी फील्ड हो, ये तो होता ही है, क्योंकि आप जरूरी नहीं आप हर बार जीतो, तो आपके सामने इस तरह के फेस भी आते हैं कि आप जीते जीते हार जाते हो। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेरे पास मैं एक पॉइंट से इधर उधर थोड़ा सा हो गया है। मैंने इवन 2016 में एक जो एशियन रिकॉर्ड है वो इक्वल किया है, यानी कि 75 टारगेट में 74 हिट किए हैं, यानी कि जो एक टारगेट मेरे से छूटा है, मुझे उसका भी दुख है कि क्यों आखिर ये एक टारगेट को मैंने कैसे मिस कर दिया, मेरा माइंड कैसे थोड़ा लूज हो गया है ऐसे, तो वो चीजें रहती है। बट उससे मैंने कभी भी ऐसे नहीं करा कि उसके बाद मैं एकदम मोरल डाउन कर दूं या मुझे उससे बहुत ज्यादा ऐसा डीमोरलेट हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उससे सीखा है कि एक टारगेट के लिए मैं केयरलेस क्यों हुई, और उसको मैं एक टारगेट को भी कैसे गेन कर सकती हूँ, तो वो एक चीज मैंने उसको एनर्जी के लिए लिया, और एनर्जी बना के ही उसको मैं आगे अप्लाई करती रहूंगी भी, तो वो एक चीज है।
जी मैम। मैम आप अपने जीवन का ऐसा कोई गेम बताइए, उसका एक्सपीरियंस बताइए जो अभी तक का सबसे बेस्ट रहा हो, तो जिसको याद करके आज भी आप सोचती हो कि हाँ वो एक दिन था जिस दिन मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन खेल खेला था। जी, तो यही है 2010 का मेरा जो वर्ल्ड कप सिल्वर मेडल है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इतनी जितना अभी स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस टाइम पे ऐसा बढ़ावा भी नहीं था, और इवन हम इस तरीके से, सबसे बड़ी बात है कि हम तैयार भी नहीं थे, और वो मेडल हम लोगों को मिला। और उस टाइम पे एक चीज वो भी जुड़ी है उसके साथ, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं खेलने के लिए, तो वहां पे क्या होता है, होटल टू शूटिंग रेंज एंड बैक, ये इस तरह से हम लोगों के ट्रांसपोर्ट रहते हैं उसी कंट्री की तरफ से। तो हम लोगों का बस था, और बस क्या होता है, टाइम वाइज निकलता है, होटल से शूटिंग रेंज और शूटिंग रेंज टू होटल। तो लंदन में ही मेरे मैच से पहले वाले दिन हम लोगों का बस जा रहा था, हम उसमें बैठ गए, और बस आधी भरी थी आधी खाली थी, और हम लोगों का एक प्लेयर गेट के बाहर खड़ा था, और ड्राइवर ने गेट को क्लोज कर दिया। तो हम पूरा टीम खड़े हो गए कि हम लोगों का एक प्लेयर है, और होटल 1 घंटे की दूरी पे था, यानी कि ये दूसरी बस जो थी वो 1 घंटे बाद ही थी। तो हमने उसको बोला ड्राइवर को कि आप, हमारा प्लेयर बाहर खड़ा है, आप इसको अंदर लीजिए, गेट खोलिएगा। तो उसने इतना बोलने के बाद भी गेट नहीं खोला, और वो हमारे एक प्लेयर को छोड़ के होटल चला गया वापिस। तो वो एक चीज थी कि मैंने वहीं पे गुस्से में बोला था कि इन्हीं की धरती पे इनसे मेडल लेके जाना है। जी जी। तो वो चीज मुझे आज भी याद है कि आप कभी भी अपने वर्ड्स बोलते हो, और उस बोलने में और कहने में और लगाने में जितनी एनर्जी लगती है, तो कहीं ना कहीं आपको काम करती है। तो वो एक चीज थी, तो इसलिए मैं इस मेडल को कभी नहीं भूलती। जी मैम। मैम एक क्वेश्चन मैम हमें पैनल से पूछा गया है कि जो स्कूल एंड कॉलेजेस हैं उसमें अभी भी शूटिंग गेम को इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो जो बच्चे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो किस प्रकार से हम इस गेम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, और किस प्रकार से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं ताकि जो आने वाली हमारी यूथ है जो इस फील्ड में जाना चाहती है, शूटिंग को अपना करियर बनाना चाहती है, वो इसमें और आगे बढ़ सके। तो वो कौन से तरीके होंगे जिसके माध्यम से हम शूटिंग गेम को अपने कॉलेजेस एंड स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं? जी, मुझे तो लगता है कि बिकॉज मैंने, ये मेरा भी एक्सपीरियंस, आजकल मैं भी देख रही हूँ कि स्कूल्स ना हमेशा बस पढ़ाई की बातें करता है, पढ़ाई, ट्यूशन, बस यही चीजें, और वो स्पोर्ट्स को इस तरीके से ऐड नहीं करता। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर इस तरह का कुछ प्रावधान रखना चाहिए कि स्कूल को बोले कि आपका एक इस तरह का सब्जेक्ट कंपलसरी है, उसमें बच्चों को भाग लेना भी कंपलसरी है। जरूरी नहीं कि हर हर स्कूल से एक बहुत बड़ा खिलाड़ी हर चीज में, लेकिन निकल सकता है अगर हम इस तरह की सुविधाएं दे, इस तरह के मौके दे बच्चों को। तो वो एक चीज मुझे लगता है, बिकॉज अगर आप पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो तो होते कि यार क्यों टाइम खेल में बर्बाद कर रहे हो, पढ़ लो। तो वो एक सोच विचार स्कूल से शुरू हो जाता है, वही चीजें घर पे रहती है, तो फिर बच्चा उस चीज को कर नहीं पाता। तो वहां एक चीज होनी चाहिए, आपको ये चीजें स्कूल से बढ़ावा देना चाहिए, उसके बाद ये कॉलेज में जाता है। तो स्कूल में मुझे लगता है कि प्रिंसिपल को भी, जो स्कूल स्टाफ है उनको भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाए। स्पोर्ट्स कोई भी हो, बट उसका खिलाना जरूरी है। तो वो एक चीज स्कूलों से एक्चुअली चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल मैम। और मैम एक क्वेश्चन पैनल से और पूछा गया है कि आपको अनुराग कश्यप ने कैसे अप्रोच किया इस मूवी के लिए? मैम जी, एक्चुअली मैं शाम के वक्त बैडमिंटन खेल रही थी, तो मुझे एक कॉल आया। तो उन्होंने बोले कि हेलो, आप सीमा तोमर बोल रहे हैं? मैंने कहा यस। तो बोले कि सीमा जी, मैं अनुराग कश्यप बोल रहा हूँ। तो मुझे पहले एक अजीब सा लगा कि अनुराग कश्यप, तो फिर बोले कि मैंने ये मूवी बनाई है, क्योंकि मूवी तो मैंने सारी देखी है जानती हूँ, काफी अच्छी मूवी बनाई है। तो मैंने कहा यस। तो उन्होंने बोला कि मैंने आपका पूरा स्टोरी देखा है, आप लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया, आपकी माताजी ने कैसे किया है, तो मैं एक बायोपिक बनाना चाह रहा हूँ। तो आप जो है इस पे विचार करें इस तरह से। तो मुझे एकदम से, बिकॉज मैंने भी देखा है कि उनका काम बहुत अच्छा है और सारी चीजें, तो मैंने उनको उसी टाइम पे हाँ बोला। जी जी। कि ओके, यस। जी मैम। मैम एक क्वेश्चन और पूछा गया है जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन को क्या आज भी इंडियन सोसाइटी में उतनी रिकॉग्निशन मिलती है कि नहीं, कि आज भी वही समय है जहाँ पे केवल एक दो स्पोर्ट्स हैं उन्हीं को ही प्रिविलेज दी जाती है, जैसे कि क्रिकेट हो गया,
या फिर आज वो समय बदल गया है जहां हर प्रकार के स्पोर्ट्समैन को आज उतनी ही प्रिविलेज दी जा रही है जितनी स्पेशल क्रिकेट जैसे खेलों? जी बिल्कुल, पहले की अपेक्षा काफी चेंज है। अगर मैं बात करूं तो पहले हम लोग क्या करते थे, बस हम लोग जानते थे, इवन मुझे भी याद है, मैं छोटी थी तो घर में बस ना एक स्पोर्ट देखा जाता, क्रिकेट। और तो मुझे मतलब नफरत सी हो जाती थी जब भी क्रिकेट पे टीवी लगता था कि यार ये क्या बस ये दिखाते रहते। तो मैं छोटी थी, ये भी नहीं समझ में आता था कि टीम अपनी है कौन सी। तो जो भी अच्छा खेलता था मैं लोग वाह बहुत अच्छा शॉट मारा ऐसा। तो भाई गुस्सा करता तुझे ये नहीं पता हमारी टीम ये है वो। मैंने कहा यार ये कैसा गेम है, मतलब कि बस एक ही स्पोर्ट देखना है, क्रिकेट ही देखना है। तो वो चीजें है अभी भी, मतलब क्रिकेट की बात करूं मतलब अभी भी वो फेवरेट है सभी का। बट अदर स्पोर्ट्स भी आज की डेट में उभर रहे हैं, काफी चेंज हो रहा है। लोग बाहर वाले भी उसमें पैसा लगा रहे हैं। तो पहले से अकॉर्डिंग मतलब काफी चेंज है, सभी स्पोर्ट को अभी बढ़ावा मिल रहा है। जी मैम। मैम जैसा कि आपने बताया कि ये स्पोर्ट्स थोड़ा सा महंगा है क्योंकि इसके इक्विपमेंट्स वगैरह आते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे उन लोगों को जो इस गेम में नए नए आ रहे हैं और किस तरीके से वो इस चीज को मैनेज करें, क्योंकि हर किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो अपना इतना पैसा लगाकर ये इक्विपमेंट्स खरीद सके। बट अपने पैशन को फॉलो करने के लिए वो किस चीजों को फॉलो कर सकता है जिससे वो इस फील्ड में आगे बढ़े? जी, अगर उसको शूटिंग में ही आना है तो मैं ये एडवाइस दूंगी कि आप शूटिंग में आए, एयर पिस्टल से आप शुरू करें। बिकॉज एयर पिस्टल ऐसा है कि उसका वेपन जो है 1.5 लाख तक की कॉस्ट में आ जाएगा, और अदर दूसरे वेपन है वो उससे सब महंगे ही है। तो एक मतलब बेसिक जो मैं बोलूंगी कि बेसिक वेपन, बेसिक गेम एयर पिस्टल है। उसके लिए लाइसेंस की भी जरूरत नहीं रहती बिकॉज वो .177 के नाम से होता है। तो वो एक बेस्ट है, आप उसमें तैयारी करें। उसकी कुछ डमी पिस्टल्स भी आती है। आप बच्चे को, यानी कि अगर आपका बच्चा 12 साल का हो गया है तो आप बच्चे को डमी पिस्टल से 1 साल के लिए उसको थोड़ा होल्डिंग प्रैक्टिस सिखा सकते हैं। बिकॉज ये सब स्ट्रेंथ का गेम है। आपका 1 साल का खर्चा बच सकता है अगर आप चाहे तो। घर पे थोड़ा सा वीडियो देखे कुछ अच्छे जो खिलाड़ी है एयर पिस्टल के, तो उनके लिए भी देखे वो कैसे होल्ड करते हैं उनका पोजीशन देखे एयर पिस्टल का किस तरीके से। तो आप बच्चे का 1 साल और अपना पैसा बचा सकते हो और बच्चा आपका काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि अगर आप नेक्स्ट ईयर बच्चे को लेके आओगे स्पोर्ट्स में तो वो काफी अच्छा रिकवर करेगा अपनी और जल्दी ही कोई मेडल भी जीत पाएगा, क्योंकि उसको उसका स्ट्रेंथ बढ़ा होगा और उसको आइडिया होगा कि करना क्या है। तो वो चीजें हैं। तो एयर पिस्टल से आप स्टार्ट करें, और उसके बाद आने के बाद अगर आप अच्छा खेलते हैं या बच्चे, तो आजकल जूनियर बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीमें चलाई है। यानी कि आपका खर्चा तो बिल्कुल जीरो जाता है, सारा खर्चा गवर्नमेंट करती है। तो बेसिक है आपको एक अच्छी गाइडलाइन कि आपको किस तरीके से, किस एज में किस तरीके से प्रैक्टिस करना, वो एक चीज मायने रखती है। जी मैम, जी मैम। अच्छा मैम, आप केवल शूटिंग ही खेलती हैं या फिर कुछ और भी गेम है जो आपके फेवरेट हैं जिनको आप जो है रोजमर्रा की जिंदगी में साथ साथ खेलती हैं? जी मैं बिल्कुल खेलती हूँ, मैं सारे गेम खेलती हूँ। एक्चुअली मैं बिल्कुल ही, मुझे ऐसे फर्क नहीं पड़ता कि क्या गेम है। बेसिक है कि आप फ्री हो और आपका दिल कर रहा है तो आप जो भी दिल कर रहा है वो आप खेलो। मैं अभी लॉकडाउन था, थोड़ा टाइम हम लूडो भी खेलते हैं, को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली आपका जो दिल कहे वो आप करिए। और मैं बैडमिंटन भी खेलती हूँ फ्री टाइम पे। जो भी गेम मेरे सामने, टेबल टेनिस भी खेलते हैं। जब भी सामने जो भी गेम आ गया तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बट आपको थोड़ा सा मेन है कि आप अपने आप को बिजी रख रहे हो, आप अपने आप को एंटरटेन कर रहे हो, वो एक चीज मायने रखती है। जी मैम, इस समय तो इंटरनेशनल स्टार हम भी बन गए हैं घर में लूडो खेल खेल के। मैम, ये लॉकडाउन के कारण मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने वो ट्रेडिशनल गेम इंडिया के शुरू कर दिए हैं, जैसे कि लूडो हो गया। लूडो एक समय था कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आ गया है इस समय बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि इस 2 महीने या 1-1.5 महीने के जो लॉकडाउन का पीरियड था, इसमें आपने कुछ ऐसा नया किया हो जो आपने पहले ना किया हो? एक तो यही था कि लूडो हमने इतना नहीं खेला था, क्योंकि मैं किसी भी गेम को मतलब जिसमें कहते हैं बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं देती, ऐसा कि मेरा वो खुद का रेस्ट करने का टाइम ले जाए जो अदर गेम है शूटिंग के अलावा। तो जैसे कि मैं बहुत ही कम टाइम के 1-2 गेम के, बट इसमें थोड़ा सा ये ज्यादा हुआ, इसमें थोड़ा किचन ज्यादा हुआ। बट ये नहीं है कि उससे मैं हम बोल रहे हो, उससे मैंने किचन में इसलिए दिया कि मैं कुछ सीख लूँ बिकॉज मुझे अपने आप को बिजी रखना था। तो बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी की है कि थोड़ा योगा पे भी मैंने ध्यान दिया है। और मतलब
ऐसा नहीं कि मतलब, क्योंकि क्या होता है कि जब आप इस तरह से फ्री घर में बैठ जाए तो आपका माइंड सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो उसमें मैंने यही रखा है कि मेरा माइंड मुझे ये नहीं बोले ओ माय गॉड लॉकडाउन है, ओ माय गॉड 2 महीने हो गए, माय गॉड 3 महीने हो गए। तो आपके अंदर वो नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो क्या होगा कि आपकी सारी एनर्जी को खत्म कर देगा और आपका किसी भी काम को करने का इंटरेस्ट भी खत्म कर देगा। तो मुझे वो नहीं करना था। तो मुझे जो भी मिलता गया, यानी कि जो जो मैंने काम नहीं किया, खाने में मैंने खूब अच्छी डिशेस सीखी है, मम्मी के साथ लूडो भी खेला है, कुछ खेत में हमने थोड़ा टाइम दिया है इधर उधर, मतलब इस तरह की एक्टिविटी की है। क्योंकि मैं गांव में ही चली गई थी बीच में, तो क्योंकि वहां पे थोड़ा सेफ था अगर मैं बात करूं, और क्योंकि घर में सब परिवार के साथ रहना भी जरूरी था वो टाइम पे। तो वो सारी चीजें थी, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज आपने अपने आप को बिजी रखा। जी जी मैम, मैं किस्सा देख रहा हूँ कि आप घर में प्रैक्टिस के लिए जो है एक लंबा और भारी डंडा यूज करते हैं बैलेंस के लिए, जरा उस बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, ये बात थी बिकॉज जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो एयर राइफल मेरा इवेंट था। तो एयर राइफल में क्या था कि आपको अपना एक बॉडी बैलेंस होना चाहिए, और जिस क्लब में मतलब मैं प्रैक्टिस करती थी उसमें बस एक ही राइफल थी और बच्चे थे कम से कम 40। तो और बिकॉज मैं लड़की थी तो मेरे को तो और भी कम टाइम मिलता था, लड़के जाके नहीं, मैंने तो ले लिया। जो मुश्किल से 15 मिनट मिलते थे मेरे को शूटिंग रेंज पे, तो मैं उससे शॉट चलाती थी। बट उनको ये नहीं मालूम था कि मैं घर पे बहुत प्रिपरेशन करती थी। मेरे घर पे एक बहुत बड़ा भारी सा डंडा पड़ा था, तो मैं खड़ी हो जाती थी, लाइक सोच का फर्क है। मैंने सोची ये मेरी राइफल है, मैंने सोच लिया राइफल है, और मैं उसका बैलेंस का प्रैक्टिस करती थी डेली शाम को, जितना टाइम मैं दे सकती थी। तो मैंने एक अपना बैलेंस अच्छा किया, तो उसका मुझे बेनिफिट ये मिलता था कि नेक्स्ट डे जब मैं शूटिंग रेंज जाती थी और वो 15 शॉट्स चलाती थी, तो वो बेस्ट शॉट जाते थे। तो मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि ये राइफल मेरे हाथ में दे रही, मुझे लगता है कि मैं हर रोज इससे कई घंटा प्रैक्टिस करती हूँ। तो सोच का फर्क है सारा। सच इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। मैम, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि संस्कृत में आपने एमए किया है, तो मैम ये एकदम से संस्कृत से शूटिंग की तरफ बढ़ना, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे आपको प्रेरणा मिल गई कि एकदम से आप शूटिंग लाइन में चली गई, वो भी संस्कृत जैसी फील्ड से। एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स में तो पहले ही थी, और स्पोर्ट्स में पहले थी बिकॉज स्टार्टिंग मेरा स्पोर्ट्स एथलेटिक्स था। मैंने आपको बताया कि मुझे स्पोर्ट्स में किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मेरे को इंटरेस्ट बढ़ता है कोई भी चीज नई सीखने के लिए। एथलेटिक्स था जब मैं स्कूल में थी, और फिर मैंने स्कूल में ही लास्ट के डेज में मैंने मतलब शूटिंग स्टार्ट की कि मेरे को शूटिंग करना है। शूटिंग में भी फिर मैंने राइफल की जगह शॉर्ट गन को मैंने अपनाया। तो वो एक चीज है कि मतलब इंटरेस्ट है कि आप किस में है, तो वो एक सारी चीजें है, तो इंटरेस्ट चेंज होता रहा। बट आप देखो कि मैंने कितना चेंज किया, मतलब ये किसी की लाइफ में भी हो सकता है। जी जी आपको मतलब आपको पता नहीं चलता कि आपके लिए आप किसके लिए बने हो और आपके लिए क्या बना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम ये बहुत बड़ी बात है कि पढ़ाई के साथ साथ आपने खेल की शुरुआत की, या यूं कहूं कि खेल के साथ साथ पढ़ाई शुरू की आपने। तो ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो आज इस फील्ड में जाना चाहते हैं, पर अहमियत आपकी पढ़ाई भी रखती है, क्योंकि दोनों को साथ में बैलेंस करके आगे चलने पे ही आपको जो है वो मुकाम हासिल होता है, जैसा कि आपने हासिल किया है। बहुत अच्छा लगा। मैम एक क्वेश्चन और आ रहा है कि आपके जीवन में जो ये पूरा खेल का सिनेरियो रहा है, जहां आपने इतने बड़े बड़े मंचों पर जाके परफॉर्म किया है, तो वहां पे आपने कभी कोई ऐसी इंजरी को फेस किया है जो बहुत ज्यादा आपके लिए डिप्रेसिंग थी, या जिससे उभरने के लिए आपने जो है अलग अलग तरीके अपनाए? कोई ऐसी इंजरी जो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी रही हो? हाँ, मेरे को इस तरह की इंजरी हुई थी, यानी कि 2018 में भी मेरे को ऐसा हुआ कि मेरे कॉमनवेल्थ गेम्स थे, और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरे को एकदम से राइट पैर के एंकल में मेरे को प्रॉब्लम हुई, बहुत ज्यादा स्वेलिंग भी हो गई, और मेरा मैच था 2 दिन बाद ही। तो ये काफी मेरे को इसने प्रॉब्लम की, मेरे मेडल को भी मेरे को मिस किया, बिकॉज इवन मैं उसके बाद एशियन गेम्स भी हुए इंडोनेशिया, और सबसे बड़ी बात है कि उस इंजरी के चलते मैं एशियन गेम्स के फाइनल में गई और अपना बहुत ही प्रीवियस स्कोर मार के मैं गई थी उसमें। बट मैं उस चीज को फाइनल में अपने आप को मेडल से मैं वंचित रह गई। मतलब मेन रीजन ये था कि मैं मतलब परेशान थी, बट मैंने खेला, बट उसके चलते चलते मैंने एक मेडल मिस किया, तो वो काफी मुझे डिसअपॉइंट करता है। जी मैम। बट मैम ये तो खेल में होता ही रहता है, चोटें लगती हैं, आदमी उभरता है, और हमसे बेहतर तो आप जानती हैं क्योंकि आप इस फील्ड में हैं।
और चाहे कोई भी फील्ड ले लें, आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट आप उभर के कैसे निकलते हो, यही आपकी परीक्षा होती है। तो आप हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मैम, एक क्वेश्चन और आ रहा है कि अब जो आने वाला यूथ है उसमें लड़कियों को किस प्रकार से आप संदेश देंगी कि वो पढ़ाई के साथ साथ इन खेलों में भी आगे बढ़ सके और बेहतर कर सके, और किस प्रकार से वो अपना करियर जो है स्पोर्ट्स की फील्ड में बिल्ड कर सके, ना केवल शूटिंग बल्कि और भी जो अन्य गेम है उसमें। जी, मुझे तो लगता है कि आप कभी भी ये नहीं सोचे, आपके आपके मन में ये नहीं लेकर आए कि आप कुछ नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा, हर एक लड़की, हर एक लड़का हर फील्ड में बेटर हो कि वो बहुत अच्छा पढ़ाई में है, वो स्पोर्ट्स में नहीं हो सकता, अगर स्पोर्ट्स में है तो पढ़ाई में नहीं हो सकता, मैं भी दोनों में हो। तो सब चीजें डिफरेंसेस हर जगह होते हैं। तो आप उन डिफरेंसेस को ना कभी भी अपना वीकनेस नहीं बनाए। मैं ये एडवाइस जरूर दूंगी, आप उनसे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी सोचो कि आप, लेकिन हर फील्ड में ये नहीं कि आप थोड़ा सा एक फील्ड में घुसे और घुसने के बाद कुछ टाइम रहे और फिर बोले नहीं बस ये नहीं हो रहा, फिर दूसरा। आप उसमें जिस फील्ड में भी हो, आप उसमें अपनी अपनी 100% एनर्जी लगाए, पॉजिटिव एनर्जी फुल पुश के साथ लगाए। अगर आपको लग रहा है कि मैंने इसमें अपनी जान लगा दी है अपने दिल से पूछे कि मैंने इसमें क्या पूरी जान लगाई है। जब आप बोले कि मैंने पूरी जान लगाई है बट मेरे को रिजल्ट उसके जैसे नहीं मिला, कुछ टाइम ट्राई करें, नहीं हो पाता तो दूसरा फील्ड आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको ये नहीं कि थोड़े थोड़े टाइम में इतनी जल्दी चेंज कर दे। आपको पता होना चाहिए कि आपने एनर्जी लगाया, नहीं उसका रिजल्ट मिला तो आप उसका, बट उससे ये नहीं होगा कि ओ माय गॉड ये तो हुआ नहीं मेरे से, अब तो मेरे से कुछ भी नहीं होगा। मतलब ऐसा ना करे, आप उसको चेंज करें, आप उस दूसरे में बेटर कर सकते हैं क्योंकि शायद वो आपके लिए नहीं बना। तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी आपको अपनी रखनी चाहिए, यही एक सबसे बड़ा एडवाइस है एक्चुअली। जी हाँ मैम, यही मोटिवेशन होता है कि जो आप करना चाहते हो उसको कितना दिल से चाहते हो, इस पे डिपेंड करता है। और मैम आप बताइए कि किस प्रकार से आप अपने पूरे जो डेली की लाइफ होती है उसमें किस प्रकार से आप जो है फिटनेस पे ध्यान देती हैं, और क्या क्या टेक्निक्स है जिनको यूज करती हैं, और इस फील्ड के लिए कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम फिट रह सकते हैं, या कौन सी ऐसी फिटनेस है जिनको जो जरूरी होती है इस फील्ड के लिए, कुछ इस बारे में बताइए। जी, मुझे लगता है कि आपका फिजिकल फिटनेस किसी भी फील्ड में बहुत जरूरी है, तो आपको वो रखना चाहिए। इवन उसके साथ मेंटल रिलैक्सेशन भी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेंटली तौर पर रिलैक्स नहीं हो, आप कितने भी फिट हो बट आपका कहीं भी ध्यान नहीं लगेगा। ये जिस कंसंट्रेशन के साथ काम होता है, तो आप अपना फिटनेस लेवल ठीक रखें। सबसे बड़ी बात है कि आप खाना पीना आप टाइम से रखेंगे तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप बहुत लोगों के मन में रहता है कि यार मैं कम खाऊंगा, मैं डाइटिंग करूंगा तो मैं फिट हो जाऊंगा, बल्कि वो मुझे लगता है वो गलत है। आप टाइम से खाइए, एकदम सही चीजें खाइए जो आपको खानी चाहिए, जो आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है, वो चीजें खाइए, टाइम से खाइए। और उसके बाद थोड़ा सा वॉक कर ले, आप रनिंग नहीं कर सकते, आप वॉक कर ले और अपने माइंड को रिलैक्स रखे, योगा कर ले, सबसे बड़ी बात, क्योंकि अपने आप को कंट्रोल करना बहुत बड़ी चीज है। तो ये सारी चीजें है, ये करनी पड़ती है खिलाड़ी को भी। और मुझे लगता है कि खिलाड़ी नहीं, हर एक सदस्य के लिए जरूरी है, चाहे वो घर का काम हो या फिर आपका खेल हो या आपका कोई बिजनेस हो या आप जो भी कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए ये मतलब जरूरी है। जी मैम, मैं एक क्वेश्चन और आ रहा है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरीके, मतलब जो आपकी मेंटल हेल्थ होती है जब आप फेलियर का सामना करते हो, वो किस तरह का होता है और उससे कैसे आप जो है उभर सकते हैं, इस पे जरा बताइए। मतलब जैसे कि बिल्कुल, अगर आपके सामने इस तरह की चीजें आती है कि आपका कोई आपने काम किया और उसमें सक्सेस नहीं मिली, तो वो ये एक बड़ी बात है कि आप उसको डाउन नहीं कर रहे अपने आप को कि कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका मतलब आपका प्रयास अच्छा नहीं था क्योंकि आपको सफलता नहीं मिली, तो ये सोचे कि ये नहीं कि यार मैं तो कहीं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो अब खत्म हो गया हूँ, मैंने तो जान लगाई थी, कुछ हो नहीं गया। बेसिकली कहने और करने में फर्क है। आपको वो डिफरेंसेस पता होना चाहिए, क्योंकि आदमी आप दूसरों के सामने बोल सकते हो, अपने पेरेंट्स के सामने बोल सकते हो यार नहीं मैंने तो बहुत पढ़ाई करी थी पर मेरा रिजल्ट ऐसे नहीं आया, तो मैं क्या करूं। आपने की ही नहीं थी, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो। तो वो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने आप से झूठ बोलना चाहते हैं या अपने आप के लिए फेयर रखना चाहते हैं। तो वो चीज पहले खुद से लड़ाई लड़े, उसके बाद फील्ड की लड़ाई दूसरी है। क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर मैं कोई मेडल मिस करती हूँ, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी थी,
और मैंने मिस कर दिया। अब ये नहीं मैं ओफ अब तो मैं शूटिंग ही छोड़ दूं, अब तो मेरे से कुछ होगा नहीं, तो वो चीज नहीं करनी आप। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका प्रयास कम था, तो दोबारा अगर आप उसी तरीके से अच्छा प्रयास करें तो आपको 100% दूसरे तीसरे टर्म में आपको सफलता मिल जाएगी। तो वो एक चीज है, अपने आप को मोरल अपना हाई रखे, डाउन नहीं करे। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और आपकी जिंदगी के बारे में ये जो किस्से हमने सुने बहुत प्रेरणादायक हैं। और यकीन मानिए कि आज आप न केवल जो है एक छोटे से क्षेत्र बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। और आपका पूरा परिवार आज देश के लिए अपना जो है पूरा योगदान दे रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन टाइटनस का कि उन्होंने आज आपको हमारे बीच यहाँ पे लाए, और हम सबसे जो है इतना बड़ा इंटरेक्टिव सेशन और इतना मोटिवेटिव इंटरेक्शन सेशन यहाँ पे हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने आज एक ऐसा मंच सेट किया जहां हम इस कठिन वक्त में भी ऑनलाइन माध्यम से एक दूसरे से बात कर सके और एक दूसरे को प्रेरणा दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक छोटे से संदेश के साथ जो आप आज की यूथ को देना चाहेंगी, उसके साथ हम आज के इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। और हम आशा करेंगे कि जब ये लॉकडाउन खुले तो आप फिर से हमारे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आए, और मंच जो आज हमारा जो यूनिवर्सिटी का मंच है उसमें आप जब आएंगी तो तालियों की गड़गड़ाहट से आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कल्चर देखने को मिलेगा। तो हम आशा करते हैं कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा आप हमारी यूनिवर्सिटी में आएंगी और हम आपको प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे। तो एक छोटा सा संदेश जो आज आप यूथ को देना चाहते हैं। जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि खुद पे विश्वास रखे, आप जो भी करें। ये बात को आप बहुत ही ध्यान से सुने और इसको समझे कि खुद पे विश्वास रखे। और इसी संदेश के साथ मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू टाइकॉन। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।